बच्चों, आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका की इकाई नंबर 7 के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से दिए गए हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। राजू ने एक धारा रेखित एवं चिकने शरीर वाले जीव को देखा। उस जीव का वास स्थान क्या है? बच्चों, वास स्थान का अर्थ होता है जीवों के रहने का स्थान। तो धारा रेखित शरीर वाले जो जीव होते हैं वो पानी में रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और हवा में भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए विकल्प दिए हुए हैं पानी, मरुस्थल, पहाड़, घास वाली भूमि। तो बच्चों, पहाड़ और घास वाली भूमि स्थल के अंतर्गत आती है। मरुस्थल वो जगह है जहाँ पर पानी की कमी होती है, तो ये भी स्थल के अंतर्गत आती है। यानी ये तीनों तो स्थल पर रहने वाले जीवों के लिए ये आते हैं विकल्प। और यहाँ जो पानी है ये जली जीवों के लिए है, यानी जली जीवों का शरीर जो होता है वो धारा रेखित होता है, इसलिए विकल्प एक सही होगा, यानी पानी पर आप टिक कर दीजिए। फिर उसके बाद है जली पौधा। जली पौधा मतलब पानी में पाया जाने वाला पौधा। तो आम, नागफनी, आम, नीम, नागफनी, सिंघाड़ा। बच्चों, आम और नीम ये स्थल पर पाए जाने वाले पौधे हैं। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है और जो सिंघाड़ा है ये जली पौधा है। तो जली पौधे का सही विकल्प क्या होगा? सिंघाड़ा। इस पर निशान लगा दीजिए। उसके बाद आया सामान्य मछली सांस लेती है किससे? सामान्यतः मछली फेफड़े द्वारा, त्वचा द्वारा, गिल्स द्वारा, पंखों द्वारा। बच्चों, मछलियां जो हैं वो गिल्स के द्वारा श्वसन करती हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा गिल्स। ये इस तरीके से सही का निशान लगा लीजिए। उसके बाद आइए, मेढक रहता है जल में, पानी में भी रहता है, थल पर भी रहता है, वायु में नहीं रहता। तो जो जीव जल और थल दोनों पर रहते हैं उनको उभयचर भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये विकल्प जल और थल दोनों दिया हुआ है तो इसी को टिक कर देंगे। अब आ जाइए, मरुस्थलीय पौधे में जड़ें। बच्चों, आपको पता है जब आपने पाठ पढ़ा होगा तो मरुस्थलीय पौधे उनको कहते हैं जिस भूमि में पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी होती है इसलिए वहाँ पर पौधे जो लगे होते हैं वो पानी की तलाश में गहराई में यानी मिट्टी में बढ़ते चले जाते हैं। जब गहराई में उनकी जड़ें बढ़ती चली जाएंगी तो उनकी जड़ें अल्प विकसित होंगी कि अधिक विकसित होंगी? तो यहाँ विकल्प पहले पढ़ के भी देख लीजिए। अधिक विकसित होती हैं, कम विकसित होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, नहीं होती। तो आपको हमने बताया कि जड़ें पानी की खोज में बढ़ती ही चली जाती हैं, यानी अधिक विकसित होती हैं। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब खाली जगह भरनी है। तो हाइड्रिला एक जली पौधा है। मेढक एक उभयचर जंतु रह लेता है। मेढक दोनों जगह रह लेता है इसलिए उसको हम उभयचर कहते हैं। फिर मछली जल में घुली ऑक्सीजन को गिल्स, जैसे इंग्लिश में क्लोम कहते हैं, के द्वारा ग्रहण करती है। यानी मछली पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को किसके द्वारा ग्रहण करती है? गिल्स या क्लोम के द्वारा ग्रहण करती है। अब आ जाइए अगले प्रश्नों पर। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जल और थल दोनों में रहने वाले जंतु को क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। फिर है पक्षियों की अस्थियां कैसी होती हैं? खोखली एवं वायु भरी होती हैं। ये भरी यहाँ नहीं आया इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो खोखली एवं वायु भरी होती हैं। फिर आइए यहाँ पर निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाइए। आइए देखते हैं, प्रश्नों को पहले पढ़ते हैं। तो मरुस्थलीय पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती हैं। नहीं, आपने भी पीछे देखा मरुस्थलीय पौधों में जड़ें अधिक विकसित होती हैं। तो यहाँ पर कैसा निशान लगाएंगे? यहाँ पर बच्चों देखो क्रॉस का निशान लगाएंगे। उसके बाद अगले प्रश्न पर आइए, नीम, आम, बबूल व अमरूद कैसे पौधे हैं? मरुस्थलीय। नहीं, ये स्थल पर पाए जाते हैं इसलिए इनका कथन गलत है, तो क्रॉस का निशान लगाएंगे। फिर है पक्षियों के अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं। बिल्कुल सही है। पक्षियों के
जो आगे वाले पैर होते हैं वो पंखों में बदल जाते हैं। तो ये सही है, इसलिए इसे यहाँ पर सही का निशान लगा हुआ। अगला है जली पौधे हल्के व स्पंजी होते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। पानी में पाए जाने वाली वनस्पतियाँ कैसी होती हैं? ये उनके तने पौधे पूरा पौधा हल्का और स्पंजी होता है। फिर आता है मरुस्थली पौधों की पत्तियां मांसल व कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। जो मरुस्थली पौधे होती हैं उनकी पत्तियां मांसल और कांटों के रूप में पाई जाती हैं। फिर आ जाइए, अगला है स्तंभ 4। चौथा प्रश्न है स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। यानी का कौन सा उत्तर खा से मिल रहा है? तो सबसे पहला है मछली। आपको पता है कि मछली सांस किससे लेती है? गिल्स से लेती है। तो बच्चों इसको हमने इससे मिला दिया। फिर है जलकुंभी। जलकुंभी पानी में पाया जाने वाला पौधा है, यानी सही इसका क्या होगा? जली पौधा। फिर अगला है मेढक। तो मेढक को हम किससे मिलाएंगे? 4th नंबर से मिलाएंगे। ये रोमन अंक है, इस 4th नंबर से मिलाएंगे। देखो मेढक को किससे मिलाएंगे? उभयचर से मिलाएंगे। फिर नागफनी कैसा पौधा होता है? आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास पड़ोस में लगा भी होगा। इसकी पत्तियां जो होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। तो पहला नंबर है, यानी 1st नंबर है। तो 1st नंबर नागफनी को हम ले जाकर के 1st नंबर से जोड़ देंगे। फिर आता है पक्षी। पक्षी के लिए आपको पता है कि उसकी हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। तो ये 2nd नंबर पक्षियों से जाकर मिला देंगे। अब अगले प्रश्न पर आ जाइए। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में जो बेमेल हो उसे छांटकर लिखिए। तो यहां पर देख रहे हैं आप, तोता है, कबूतर है और कछुआ है, गौरैया है। तो तोता, कबूतर, गौरैया ये सब पक्षी हैं। इसमें अलग कौन है? कछुआ। तो यहाँ पर हम किसको लिखेंगे? बेमेल। कछुआ बेमेल है, यहाँ पर कछुआ लिख देंगे। फिर है गाय, बैल, बकरी, ऊंट। इसमें बेमेल कौन है? गाय, बैल, बकरी ये सब स्थलीय जंतु हैं और ऊंट मरुस्थलीय जंतु है, इसलिए यहाँ पर अलग कौन है? बेमेल कौन है? ऊंट। फिर आ जाइए अगले प्रश्न पर। यहाँ लिखा हुआ है तितली, मधुमक्खी, खरगोश, घरेलू मक्खियाँ। आपको पता है तितली है, मधुमक्खी है और घरेलू मक्खी ये सब कीट वर्ग के प्राणी हैं। और खरगोश जो है वो ये बच्चे देने वाला है। तो खरगोश यहाँ अलग है बिल्कुल। ये सब कीट वर्ग में आते हैं और खरगोश कीट वर्ग में नहीं आता है, तो खरगोश बेमेल है। फिर है सिंघाड़ा है, अमरूद है, नीम है। इसमें देखिए आम, अमरूद, नीम ये सब स्थलीय पौधा है और सिंघाड़ा है जली पौधा, इसलिए सिंघाड़ा अलग है। फिर आ जाइए हाइड्रेला, घीक्वार, सतावर, नागफनी। बच्चों आपको पता है घीक्वार जिसको हम लोग एलोवेरा कहते हैं वही है, और सतावर ये इसकी भी बहुत महीन महीन पत्तियां होती हैं। नागफनी सबने देखा है। तो घीक्वार, सतावर और नागफनी ये मरुस्थलीय पौधे हैं, यानी कम पानी इनको चाहिए। ये मरुस्थलीय भूमि पर भी आसानी से उग सकते हैं। जो हाइड्रेला है वो जली है, तो सबसे बेमेल कौन है? हाइड्रेला, क्योंकि हाइड्रेला पूरा का पूरा ये पानी में पौधा रहता है। इसके बाद आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। पक्षियों के पंख किस अंग के रूपांतरण हैं? आपको अभी पिछले प्रश्न में बताया था कि पक्षियों के पंख जो हैं वो अग्रपाद का रूपांतरण है, यानी उसके पीछे तो 2 पैर होते हैं और जो आगे के 2 पैर होते हैं वो पंखों में बदल जाते हैं। फिर आता है ऊंट किस प्रकार के वातावरण में रहता है? ऊंट किस प्रकार के वातावरण में रहता है? ये मरुस्थलीय वातावरण में रहता है। बच्चों ग नंबर का प्रश्न है, ऐसे 2 पौधों के नाम लिखिए जो पानी में उगते हैं और भोजन के रूप में खाए जाते हैं। तो इसमें है सिंघाड़ा और दूसरा है मखाना। फिर है जली पौधों के सभी भागों पर जलरोधी परत को क्या कहते हैं? तो जली पौधे आपको पता है उनकी पत्तियां और तने पानी में सड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनकी पत्तियों के ऊपर मोम या उपचर्म, जिसको अंग्रेजी में क्यूटिकल कहते हैं, उसकी परत पाई जाती है। उड़ने वाले कीटों में कितने जोड़ी पंख होते हैं? तो बच्चों आपको बताते चलें, जो उड़ने वाले कीट हैं
पतंगे, उनमें 2 जोड़ी पंख होते हैं। कितनी जोड़ी पंख होते हैं? 2 जोड़ी पंख होते हैं। ये अगला प्रश्न नंबर है 7। इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिए। स्थलीय जंतुओं को पानी में तथा जलीय जंतुओं को स्थल पर रहना पड़े तो उन्हें किस प्रकार की समस्या होगी और क्यों? स्थलीय जंतुओं में वे रचनात्मक विशेषताएं नहीं होती जो जलीय जीवों में होती हैं, जैसे धारा रेखित शरीर, गर्दन का अभाव, आंखों में निवेशक पटल आदि। इसी प्रकार जलीय जंतु स्थल पर नहीं रह सकते क्योंकि जलीय जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं और इसके लिए उनमें गिल्स होता है। तो जलीय जंतु स्थल पर नहीं रह सकते और स्थलीय जंतु जल में नहीं रह सकते। इस तरह से अगला प्रश्न है, ऊंट मरुस्थल में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित होते हैं? देखिए इसका उत्तर लिखा हुआ है, मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय, खुरदुरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे पाए जाते हैं। ये सारी विशेषताएं ऊंट में पाई जाती हैं, इसलिए ऊंट मरुस्थल के अनुकूलित है। अगला है, जलीय पौधों में अनुकूलन कैसे होता है? तो जलीय पौधों का शरीर कोमल तथा कमजोर होता है क्योंकि इनमें मृदुतक अधिक और काष्ठी ऊतक कम होते हैं। इनकी पत्तियां पतली, कटी फटी तथा इनमें रंध्रों का अभाव होता है। बच्चों ये सारी विशेषताएं हैं, ये जलीय पौधों में पाई जाती हैं। अगला है यहाँ पर, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है जो पानी हो वो भाप के रूप में परिवर्तित होकर निकल जाए, उसी को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आवश्यकता से अधिक जल पौधे अपने वायवीय भागों जैसे तना, पत्तियों से वाष्प के रूप में उत्सर्जित करते हैं। इस क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों में होती है। फिर आइए, यदि मछली को पानी से निकालकर जमीन में रख दिया जाए तो मछली पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों? उत्तर देखिए, मछली जल में घुली ऑक्सीजन को गिल्स द्वारा ग्रहण करती है। पानी से बाहर निकालने पर वह सांस नहीं ले पाएगी और मर जाएगी। इसी तरह से प्रश्न नंबर अगला 8 नंबर है। यहाँ पर आपको लिखना क्या है, निम्नलिखित जंतुओं और पौधों को उनके वास स्थान के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो आपको पता है जंतु जैसे गाय, बकरी, बैल, ऊंट, मछली, कछुआ ये कहाँ रहते हैं? इनके वास स्थान लिखे हुए हैं। गाय स्थलीय जीव है, बकरी भी स्थलीय है, बैल भी स्थलीय है। जो बच्चों नाम यहाँ लिखे हैं उन्हीं को छांटकर यहाँ लिखा गया है। ऊंट कैसा है? मरुस्थलीय है। मछली जली है। कछुआ उभयचर है, यानी जल स्थल दोनों पर रह लेता है। इसी तरीके से पौधों में आ जाइए। पौधों में कौन कौन से कहाँ रहते हैं? जैसे अमरूद है, नागफनी है, सिंघाड़ा है, बबूल है। तो अमरूद स्थलीय है, नागफनी मरुस्थलीय है, सिंघाड़ा जली है और बबूल मरुस्थलीय है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 9, स्थलीय जंतु और उभयचर जंतु के बारे में आपको अंतर के रूप में लिखना है। तो स्थलीय जंतु स्थल पर पाए जाने वाले जीवों को स्थलीय जीव कहते हैं, जैसे गाय, बकरी। इसी तरीके से जो जीव जल स्थल दोनों जगह पर रह सकते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं, जैसे मेंढक और मगरमच्छ। फिर आइए, मरुस्थलीय जीव और जलीय जीवों में अंतर लिखना है। यानी यहां पर आपको पहले स्थलीय जंतु और उभयचर जंतुओं के बारे में लिखना था। अब जलीय पौधे
और मरुस्थली पौधों के बारे में लिखना है। तो जलीय पौधे कोमल तथा कमजोर होते हैं। इनकी पत्तियां कटी फटी होती हैं जैसे सिंघाड़ा। मरुस्थली पौधों का तना काष्ठी मतलब कठोर होता है। पत्तियां छोटी या कांटों में बदल जाती हैं जैसे नागफनी। फिर आ जाइए, फिर देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है और यहाँ जीव लिखे हुए हैं, यानी जीवों को जो मरुस्थली हैं उनको लिखना है, वायवी लिखना है, स्थली लिखना है, जली लिखना है। तो बच्चों जीव शब्द का मतलब दोनों से होता है, जंतु और वनस्पति दोनों से। जहाँ पर जीव शब्द लिखा हो उसका मतलब होता है जीवित से, और जीवित पृथ्वी पर कौन है? जंतु और सभी वनस्पतियां। तो हम यहाँ पर जंतुओं के बारे में भी लिख सकते हैं और वनस्पतियों के बारे में भी लिख सकते हैं। तो जैसे मरुस्थली शब्द लिखा हुआ है, अब जानते हैं मरुस्थली जंतु कौन है? ऊंट और चूहा। ऐसे पौधे कौन है? नागफनी और बबूल। इस तरह से स्थली गाय और बकरी, और यहाँ पर जो पौधे हैं वो आम और नीम। फिर वायवी में आ जाइए, वायवी मतलब वायु में रहने वाले। तो वायु में रहने वाले यहाँ पर जीव जो है जैसे पक्षी, कीट पतंगे, कॉमा लगा दीजिए, तितली, मक्खी, ये सब। इसी तरीके से जली में आ जाइए, मछली, सील, भेल, ये जंतु हो गए, और यहाँ पर जो हाइड्रिला और सिंघाड़ा हैं ये वनस्पतियां हो गई। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, इसमें वर्ग पहेली के रूप में दिया हुआ है। देखिए ये कह रहे हैं बाएं से दाएं। तो पहले यहाँ उत्तर देख लीजिए। अब मरुस्थली पौधा है नागफनी, इसको बाएं से दाएं में यहाँ पर भरना है। तो मरुस्थली पौधा नागफनी, पहले नंबर पर हमने दाएं से बाएं में देखिए नागफनी भरा हुआ है। फिर है अगला स्थली पौधा नीम, तो 2 नंबर पर क्या लिखा हुआ है? नीम। फिर लिखा है पक्षी का नाम तोता, तो 3 नंबर पर लिखा हुआ है तोता। आप देख रहे हैं 3 नंबर पर तोता लिखा हुआ है। इसके बाद कीट का नाम तितली, तो 4 नंबर पर लिखा हुआ है तितली। फिर आ जाइए ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे आपको शब्द बनाना है। जो लिखा हुआ है उसका उत्तर भी देखना है ध्यान करके। तो स्थली जंतु कौन है? गधा। जलीय जंतु, अब गधा देखिए 6 नंबर पर लिखा हुआ 6 नंबर आपका गधा है। गधा, ये देखिए यहाँ से ऊपर से नीचे गधा। फिर उसके बाद आ जाते जलीय जंतु मछली, 7 नंबर पर आपका दिया हुआ है मछली, ये देखिए 7 नंबर पर मछली। और 8 नंबर पर उड़ने वाला जंतु कीट, 8 नंबर पर दिया हुआ है आपका कीट। फिर एक तिरछे क्रम में है मरुस्थली पौधे का नाम, तो तिरछे क्रम में भी हमने आपको मिला कर दिखाया है। ये देखिए जो है सतावर, सतावर का पौधा भी बताया था, इसमें छोटी छोटी पत्तियां बहुत महीन महीन नन्ही नन्ही होती हैं। तो इस तरह से ये आपके सभी प्रश्नों के उत्तर पूरे हो गए।